नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आपका अंदाज़ा सही है कि क्या कहने जा रहा हूँ, लेकिन गुजारिश है कि जो भी कह रहा हूँ उसे धीरज के साथ सुनिएगा। बेटी विदा होती है तो वह दूर तक पीछे मुड़कर मायके को देखती रहती है। मैं इसी स्थिति में हूँ। अभी मुड़कर देख लेने दीजिए, फिर कभी विस्तार से एनडीटीवी की बात करूँगा। आज की शाम एक ऐसी शाम है जहाँ चिड़िया को उसका घोंसला नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कोई और उसका घोंसला ले गया है। मगर उसके सामने थक जाने तक एक खुला आसमान ज़रूर नज़र आ रहा है। इस बात की सहानुभूति मुझसे ना रखें कि मैं चिट्ठी छांटता था। मैं उनकी तरह नहीं हूँ कि अचानक चाय बेचने की बात करने लग गया। उतर रहा हूँ जहाज से, बात कर रहा हूँ चाय बेचने की। वसीम बरेलवी साहब की एक लाइन है कि उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो अगर तो जिंदा नजर आना जरूरी है। पिछले 24 घंटे से सोशल मीडिया की सुर्खियों पर कब्जा जमाए बैठे देश के जाने माने टीवी पत्रकार और एनडीटीवी के संपादक रहे रवीश कुमार के ऊपर ये लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती है। इसकी शुरुआत में जो वीडियो आप देख रहे थे, जो मार्मिक सा वीडियो जिसमें रवीश ने एनडीटीवी को छोड़ने की जो तुलना है वो एक बेटी के विदा होने से की है, वो रवीश कुमार एनडीटीवी को अलविदा कह चुके हैं और अब वो उनका जो नया पता होगा वो रवीश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब पर होगा और उनके ऊपर वसीम बरेलवी की लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती हैं। और ये देश में अपने आप को सो कॉल्ड तथा कथित रूप से बड़े पत्रकार कहने वालों के लिए रश्क होगा कि रवीश कुमार के इस्तीफे की खबर को बीबीसी ने कवर किया था और बीबीसी ने बाकायदा अपने साइट पर, अपने जो उनके सोशल मीडिया हैंडल है उस पर बीबीसी ने रवीश कुमार के इस्तीफे की खबर को लगाया था और 4 घंटे में 1.5 लाख, तकरीबन 1.5 लाख लोगों ने रवीश कुमार के इस्तीफे की उस खबर को देखा है, जिसके हिस्से का एक वीडियो आप इस खबर की शुरुआत में देख रहे थे। आपको बता दें कि 4 दिन बाद रवीश कुमार का जन्मदिन है। 5 दिसंबर 1974 को पूर्वी चंपारण में पैदा हुए रवीश कुमार ने बिहार के उस छोटे से गांव से लेके अपनी जो यात्रा है वो दिल्ली तक पूरा की। दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक किया और उसके बाद परास्नातक की मीडिया में जनसंचार में पढ़ाई करने के लिए आईआईएमसी उन्होंने ज्वाइन किया। इस बीच वो यूपीएससी की भी तैयारी करिए थे, उसकी परीक्षा भी उन्होंने दिया लेकिन पास नहीं कर पाए और उसके बाद उन्होंने पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखा और जो उनकी पहली नौकरी थी वो इन मीडिया संस्थानों में पत्र छाटने की थी। शुरुआती दौर में जब सोशल मीडिया नहीं था, फेसबुक नहीं था, फेसबुक पेज नहीं था, तो जो जनता थी वो अपनी इच्छाओं के बारे में संस्थानों को पत्र लिखा करती थी और लेटर छाटने की नौकरी से रवीश कुमार ने टीवी की न्यूज रूम में जो कदम रखा वो 16-17 साल का लंबा सफर कल आरआरपीआर कंपनी पर अडानी की पूरी तरह से होल्डिंग के बाद जब उनके दोनों डायरेक्टर प्रणव राय और लतिका राय ने इस्तीफा दे दिया, उसके 24 घंटे के अंदर रवीश कुमार ने भी एनडीटीवी को अलविदा कर दिया। अपने जीवन में रमन मैग्सेसे अवार्ड समेत 2 बार रामनाथ गोयनका अवार्ड जीतने वाले रवीश कुमार ने कई किताबें भी लिखी हैं, जिसमें शहर में इश्क होना उनकी एक फेमस किताब है। इसके अलावा तमाम उनके लेख हैं जो विभिन्न संस्थानों में जो मीडिया से जुड़ी पढ़ाई है उसमें वो शामिल हैं और वो पढ़ाए जाते हैं। और इन 24 घंटों में जब से रवीश कुमार ने अपने इस्तीफे की घोषणा की है, जब से ये खबर उस बंद कमरे से निकल के बाहर आई है, तब से लेके अगर आप देखेंगे, जैसा कि मेरे बगल की स्क्रीन में आप देख रहे हो, तो सोशल मीडिया जो है वो एक तरह से भरा पड़ा हुआ है उनके इस्तीफे की खबरों को लेके। तमाम लोगों ने उनके इस जज्बे को, उनके कदम को सही ठहराया है और इसको लेके तमाम तरह के मीम भी बनाए जा रहे हैं कि सेठ के पास पैसा तो है, वो चैनल खरीद सकता है लेकिन रवीश कुमार को नहीं खरीद सकता है। इस वर्तमान दौर में जब सच कहना मुश्किल हो गया है, जब पूरी तरह से टीवी और मीडिया पर एक पार्टी विशेष का कब्जा हो चुका है, जहां की सुबह जहां बोर्ड की जो मीटिंग होती है, एडिटोरियल की मीटिंग होती है, उसके पहले किसी पार्टी विशेष के मुख्यालय से फोन आ जाता है उस दिन का एजेंडा तय करने के लिए। ऐसे दौर में रवीश कुमार एक इकलौता नाम था जो सरकार के खिलाफ लगातार बोलता रहा, अपनी आवाज बुलंद करता रहा और अंततः
जिस चीज की लड़ाई थी हुआ वही। देश के जाने माने उद्योगपति अडानी साहब की कंपनी ने आरआरपीआर पर अपना जो स्टेक्स है उन्हीं के अंडर काम करने वाली एक दूसरी सिस्टर कंसर्न ने उस पर कब्जा कर लिया। एक तरह से उसके सारे स्टेक्स अब आरआरपीआर के परोक्ष रूप से अडानी के पास है। तो जाहिर सी बात है ऐसी स्थिति में रवीश कुमार कहते हुए रात के 9 बजे प्राइम टाइम पर सरकार के खिलाफ बोल पाना असंभव था, लिहाजा उन्होंने भी एनडीटीवी को अलविदा कह दिया। और अब उनका नया पता है रवीश कुमार ऑफिशियल, जिस पर अब तक 10 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं और पिछले 24 घंटे में ही तकरीबन 4 लाख से अधिक लोगों उनके साथ जुड़े हैं। तो बहरहाल 4 दिन बाद जिस रवीश कुमार का जन्मदिन है 5 दिसंबर को, उस रवीश कुमार का कल 24 घंटे पहले एक और नया जन्म हुआ है। 16 साल तक प्राइम टाइम करने के बाद अब वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारी आपकी तरह और तमाम लोग जो उस बड़ी व्यवस्था से गोदी मीडिया के चंगुल से बाहर निकल के अपनी बात करते हैं, अब रवीश कुमार वहां से अपना नया सफर शुरू करेंगे। और उम्मीद है उनको भी और उनके लोगों को भी कि जैसा उनको प्यार एनडीटीवी पर उनके शो को मिलता रहा, लोग उनको उनके कार्यक्रम को पसंद करते रहे, वैसे यहाँ भी उनको पसंद किया जाएगा। बहरहाल ये अपने आप में एक बड़ी बात थी जिसकी मैंने शुरुआत किया था कि किसी पत्रकार के इस्तीफे की खबर बीबीसी पर चलना और बीबीसी का उसको लेके कवरेज करना, ये बड़े बड़े पत्रकारों या बड़ी बड़ी शख्सियतों के लिए रश्क होगा ये देख के कि रवीश कुमार बीबीसी हिंदी पर चल रहे थे जब उन्होंने एनडीटीवी को अलविदा कहा। तो बहरहाल इस खबर के अलावा अन्य इसी प्रकार की छोटी बड़ी खबरों के साथ हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ जुड़े रहेंगे। तब तक देखते रहिए हमारे साथ नेशनल कवरेज। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आपका अंदाज़ा सही है कि क्या कहने जा रहा हूं, लेकिन गुजारिश है कि जो भी कह रहा हूं उसे धीरज के साथ सुनिएगा। भारत की पत्रकारिता में स्वर्ण युग तो कभी था भी नहीं, लेकिन आज के दौर की तरह भस्म युग भी नहीं था। भस्म युग से मेरा मतलब है जहां इस पेशे की हर अच्छी बात तेज गति से भस्म की जा रही हो। यह दिन भी आना ही था। इस देश में अलग अलग नाम वाले अनेक चैनल हो गए हैं, मगर सब हैं तो गोदी मीडिया ही। उसका परिवेश, उसका इकोसिस्टम, पत्रकारिता का और माहौल सब खत्म कर दिया गया है। मगर पत्रकारिता करने और कराने का दावा भी सब कर रहे हैं। खासकर वो भी कर रहे हैं जो उसी सत्ता का हिस्सा माने जाते हैं, उसी के रूप में देखे जाते हैं, जिसकी ताकत से हर दिन पत्रकारिता इस देश में कुचली जा रही है। जब वो कहे कि वह उच्च स्तरीय पत्रकारिता करना चाहता है, तब ऐसा दावा करने वालों को जरा संदेह की निगाह से देखिए। गोदी मीडिया और सरकार भी पत्रकारिता का अपना मतलब आपके ऊपर थोपना चाहती है। अगर इसका मतलब किसी भी रूप में वही है, तब आप एक बार फिर से झांसे में आने वाले हैं। बेटी विदा होती है तो वह दूर तक पीछे मुड़कर मायके को देखती रहती है। मैं इसी स्थिति में हूं। अभी मुड़कर देख लेने दीजिए, फिर कभी विस्तार से एनडीटीवी की बात करूंगा, लोगों के बारे में और एनडीटीवी के बारे में, डॉक्टर रॉय, राधिका रॉय के बारे में भी। मैं कई लोगों की प्रतिक्रियाएं पढ़ रहा था। बहुत सी बातें तो मुझे आज ही पता चली। हैरानी हुई कि हर किसी के पास एनडीटीवी का एक अलग ही किस्सा है। वाकई उन 27 वर्षों के बारे में ठहर कर और संभल कर बात करने की जरूरत है। एनडीटीवी ने एक चीज सिखाई कि टीवी में और टीवी का एक ही मतलब होता है, टीम। एंकरों के स्टार बनाए जाने के बाद यह धारणा टूट गई, मगर आज भी टीवी के बुनियाद में यही है कि जितनी अच्छी टीम होगी उतना अच्छा काम होगा। अभी इस बात को यहीं रहने देता हूं, कभी किसी और वक्त के लिए, तब जब आप भावुक ना हों, तब जब मैं भावुक ना हूं कि एनडीटीवी छूट रहा है।
आज की शाम एक ऐसी शाम है जहां चिड़िया को उसका घोंसला नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कोई और उसका घोंसला ले गया है, मगर उसके सामने थक जाने तक एक खुला आसमान जरूर नजर आ रहा है। तो खैर, उसके बाद अनुवादक बना और कई पत्रकारों की रिपोर्ट का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करता रहा। इसके बाद मैं रिपोर्टर बन गया और फिर मेरी दैनिक रिपोर्ट की अलग यात्रा शुरू होती है। रवीश की रिपोर्ट से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो इस तरह से ये एनडीटीवी में ही संभव हुआ कि एक चिट्ठी छांटने वाला इसके एक चैनल का ग्रुप एडिटर समूह संपादक बनता है और आज उसे छोड़ रहा है, इस्तीफा दे रहा है। बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां पीछे खड़ी हैं इस एक पत्रकार के पीछे। तो स्वाभाविक है कि ये नौबत आनी थी, इसका अंदाज़ा मुझे पहले भी था, लेकिन जिस दिन आता है उस दिन अच्छा तो नहीं लगता है। लेकिन मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि जब भी मेरे बारे में मूल्यांकन करें, इस बात की सहानुभूति मुझसे ना रखें कि मैं चिट्ठी छांटता था। मैं उनकी तरह नहीं हूं कि अचानक चाय बेचने की बात करने लग गया, उतर रहा हूं जहाज से, बात कर रहा हूं चाय बेचने की। सहानुभूति के लिए या फिर अपने संघर्ष को महान बताने के लिए मैं ऐसा नहीं करना चाहता। इस देश में हर किसी का संघर्ष ही पहाड़ चढ़ने के जैसा है। आप एम्स के बाहर मरीज जो खड़े हैं, उनके परिजन जो खड़े हैं, उनसे मिल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उनकी चुनौतियां कितनी बड़ी हैं और आपका दुख कितना कम है, छोटा है। लेकिन आज के दिन मैं आप सभी के बीच दर्शकों की बात करना चाहता हूं। इस दौर में कुर्सी पर बैठे किरदारों को टूटते हुए देखा, सबने देखा। संस्थाओं को भस्म होते देखा, आपने देखा। नफरती तूफान में लोगों को भटकते देखा, मगर मैंने इसी दौर में एक नई संस्था भी बनते देखी है। वह संस्था है जनता की संस्था, दर्शकों की संस्था। दर्शक ही अपने आप में इंस्टीट्यूशन बन जाते हैं। आप दर्शकों की संख्या भले कम है, मगर आप दर्शकों ने मिलकर जर्जर किए जा रहे इस लोकतंत्र में जनता नाम की संस्था का पौधा सूखने से बचा लिया। एनडीटीवी में मुझे जब भी अवसर मिला, मैंने जान लगा दी। मैंने कभी उन अवसरों को अपने लिए नहीं देखा, बल्कि यही सोचा कि ये अवसर मुझे आप दर्शकों के लिए मिला है, इसलिए उन सभी अवसरों को आप दर्शकों की कहानियों से भरता चला गया और मैं आप दर्शकों का होता चला गया। आपका दावा मुझ पर बहुत बड़ा है, मैं जानता हूं। मेरे आगे दुनिया बदलती रही, मगर टेस्ट मैच के खिलाड़ी की तरह पिच पर टिका रहा। पर अब किसी ने मैच ही खत्म कर दिया है, उसे T20 में बदल दिया है। जनता को चवन्नी समझने वाले जगत सेठ हर देश में हैं, इस देश में भी हैं। अगर वो दावा करें कि आप तक सही सूचनाएं पहुंचाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि डॉलर अपनी जेब में रखकर आपकी जेब में चवन्नी डालना चाहते हैं। पत्रकार एक खबर लिख दे तो जगत सेठ मुकदमा कर देते हैं और फिर सत्संग में आकर प्रवचन भी देते हैं कि वे पत्रकारिता का भला चाहते हैं। कानून की आड़ में अब अधिकार कुचले जा रहे हैं, अभिव्यक्तियों को रौंदा जा रहा है ताकि सारे अवैध काम वैध नजर आए। इस समय मेरे रास्ते निश्चित नहीं हैं, निश्चित हैं तो सिर्फ हौसला है। उसका भी क्या भरोसा, कभी आसमान में होता है, कभी पाताल में।